हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्विन मालू आर एस पर। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हमारे पेपर सेकंड में 70 मार्क्स का राउंड है उसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। वही फॉर्मेट रहेगा थ्रू सिलेबस और जो 2 टॉपर्स कॉपी उसके थ्रू। तो देखिए, जो साइंस है उसका सिलेबस को अगर मोटा मोटी देखें तो एक तो आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस को हटा दीजिए, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी मेनली करंट अफेयर से भी लिंक हो जाता है, क्योंकि बाकी ये तो सारा स्टैटिक पार्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर टेक्नोलॉजी वो करंट अफेयर से भी लिंक हो जाता है, उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि 2, 5 और 10, 2, 5 और 10 किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 10 नंबर के जो सवाल होते हैं वो जनरली तोड़ तोड़ के पूछे जाते हैं। जैसे इस बार एक 10 नंबर का सवाल है जिसमें कार्बन, इसके यौगिक और उनके भौगोलिक, घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, एक तो इस पर सवाल था। फिर उसी के साथ एक सवाल था जिसमें 3 नंबर का था, जिसमें नाम एग्जाम्पल पूछे थे। एक तो अयस्क के, जिंक के, उनके नाम लिखने थे। दूसरा परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक पूछे थे। और तीसरा पूछा था मधुरक, स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के 10 नंबर का सवाल बनाया गया था। और पिछले साल अगर आप देखें, 2018 वाले एग्जाम में देखें तो पीएच पे सवाल था 10 नंबर का। ठीक, उसको भी टुकड़ा में तोड़ तोड़ के सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये सी चीज़ समझनी होगी कि इसमें 2 नंबर के सवाल कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। जैसे जब आप कीटनाशी पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है कि 2 नंबर का सवाल है तो उसमें पूछा जा सकता है कि 4 कीटनाशियों के नाम लिखिए, उदाहरण लिखिए, या 4 परिरक्षक के उदाहरण लिखिए, या 4 एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण लिखिए, या एंटीऑक्सीडेंट में भी कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब औषधियों से जैसे इस बार सवाल आया था गिलोय, 5 नंबर का गिलोय का सवाल था कि गिलोय के क्या स्वास्थ्य लाभ है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं इसको तैयार करने के। ये फिर आगे वैसे ही आपको इससे पढ़ना, फिजिक्स से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी आपका, फिर आपका टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। ये सारा टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। ठीक है, तब इसमें 3, एक तो सोर्सेज में अगर आप देखें तो एक तो है कि आप एनसीईआरटी 10th की, 11th की और 12th की, 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों की आप किताबें उठाएं और उनमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पोर्शन उनको टिक कर दें चैप्टर्स में और फिर उनको पढ़ें। और एक तरीका हो सकता है आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लें, या कोई किताब मार्केट में हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जिन्होंने एनसीईआरटी के जितने भी उनको कंपाइल करके डाला हो, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाली हो। पर कई बार मैंने देखा है कि एक बुक होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कई बार डाल दी जाती है। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, आप पहले एनसीईआरटी को देखें, क्योंकि एनसीईआरटी में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उतनी होगी और प्रश्न बनने की भी संभावना ज़्यादा एनसीईआरटी से होगी। और बुक में तो एनसीईआरटी के साथ साथ और दूसरी चीज़ें भी डाली होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले आपको एनसीईआरटी से ये देखना है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम आपके पास तो फिर पढ़ सकते हैं। पर पहले आप एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कवर कर लें। ठीक है, जैसे मानव नेत्र और दोष पे इस पर 10 नंबर का सवाल आया था। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि आपको पढ़ना तो ये सारा पड़ेगा ही। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी जितनी भी है 10th, 11th, 12th की, क्योंकि सारी नहीं पढ़नी है आपको सिर्फ सिलेबस के हिसाब से उसको टिक करना है, जो भी चैप्टर्स रेलिवेंट है सिलेबस के हिसाब से, और उनको आपको पढ़ना है। तो आप एक बार ज़रूर इसको करें और फिर उसके बाद कुछ बच जाता है तो उसको अंडरलाइन करें। जैसे आपने सिलेबस में 10th की, 11th की, 12th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी, उसमें कुछ टॉपिक्स आपको नहीं मिले। उदाहरण के लिए जैसे आपको ये नहीं मिला, जैविक खेती नहीं मिला, या आपको ड्रग्स, एल्कोहल का दुरुपयोग मान लीजिए नहीं मिला, या कोई भी एग्जाम्पल जो आपको नहीं मिला, तो फिर आप किसी कोचिंग के नोट से या किसी किताब से वो पढ़ के आप उसको गैप को फिल कर दें, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सबकी लेके जानी है। क्योंकि अभी हम देखेंगे पेपर के सवाल बड़ी सिंपल आते हैं और सीधे आते हैं, और या तो इतना हार्ड आता है कि वो किसी को नहीं आता। हालांकि वो भी आप एनसीईआरटी में डीप में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वो सवाल भी। ठीक है, तो अब जैसे ये ओटीटी है, जैसे लिखा हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो सीधा सीधा 2 नंबर का सवाल है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे आरएफआईडी लिखा हुआ है तो सीधा सीधा सवाल आ गया था कि आरएफआईडी क्या है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अब आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अब ये आप नहीं छोड़ सकते, इस पर आपको कुछ लिखना ही पड़ेगा।
ठीक है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग अलग कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से कैसे अलग है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम एंटिंगलमेंट, क्वांटम सुपर इम्पोजिशन क्या क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष इस बार मिसाइल में लेकर के बहुत ही एक डीप में सवाल आ गया था। डीआरडीओ की बहुत 5 लैब्स हैं, वो एक चलाती है मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम, मिसाइल और सामरिक प्रणाली, ठीक है, MSS। इस पे सवाल था 5 नंबर का, और पूछा गया था कौन कौन सी लैब्स काम करती हैं। तो डीआरडीओ की 5 लैब अभी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, तो ठीक है वो ये सवाल तो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो अब ऐसा कोई सवाल है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो सबके लिए वैसा ही है, तो फिर वो कंपटीशन में आपको इतना दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जो बहुत ही सिंपल सवाल है और वो आप छोड़ के जा रहे हैं, तो सिलेबस का आपको एक भी पॉइंट छोड़ के तो नहीं जाना। एटलीस्ट इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि आपसे सीधा सीधा पूछ लें कि भाई धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखिए इनके, मिश्र धातु के 2 एग्जाम्पल लिखिए, अम्ल क्षार लवण पे कोई बेसिक सवाल, उदासीनता क्या होती है, पीएच क्या होती है, पीएच को किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भाई। एसिडिक पीएच वाले कोई एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, और क्षारीय पीएच वाले एग्जाम्पल लिखिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको आनी चाहिए। कवकनाशी के 2 एग्जाम्पल लिखिए, शाकनाशी के 2 एग्जाम्पल लिखिए, बायो उर्वरक के यानी बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल लिखिए, जैव उर्वरक के, रेडियोधर्मिता की परिभाषा लिखिए, तो ये आपको आना चाहिए बेसिक। क्योंकि अगर सीधा सीधा सिंपल सवाल जो आते हैं जनरली वो 70 में से 30 नंबर का सवाल तो बहुत ही सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है। अपन देखेंगे भी जब पेपर देखेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले NCERTs उठानी है, उसमें से जो भी रेलेवेंट चैप्टर्स हैं सिलेबस के हिसाब से वो सारे आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में आपको देखना है, टिक करते जाना है कि जो जो आपको मिल गया। फिर उसके बाद में आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो आपको उसको अंडरलाइन करके रख दें। फिर कोचिंग के किसी नोट्स में जाएँ और देखें कि जो मैंने पढ़ा है उसमें भी अगर किसी में एक्स्ट्रा है कुछ तो वो ऐड कर लिया, और जो नहीं दिया हुआ था उस NCERT में वो भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब पेपर को देखते हैं और समझ में आएगा। सबसे पहले 2018 का पेपर देखते हैं। देखिए, बीटा पॉजिटिव और बीटा क्षय के लिए मूलभूत नाभिक की प्रक्रियाओं को लिखिए, ये आपको NCERT में मिल जाएंगे। सीधी सीधी रिएक्शन आपको NCERT में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो नाभिकीय चैप्टर होगा रेडियोधर्मिता वाला या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वाला, उसमें आपको अल्फा डिके, अल्फा, ठीक है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, इन सब की एग्जाम्पल के साथ जो रिएक्शन है वो भी आपको मिल जाएगी, प्रक्रियाएं। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, तो ये आप NCERT से आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये सीधा सीधा मान सकते हैं NCERT से। फिर आप देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल लिखा हुआ है, देखो सीधा सीधा डिफरेंस पूछा है, ये भी आपको NCERT मिल जाएगा, ठीक है। साबुन अपमार्जक के बीच में 2 अंतर, ये भी सीधा सीधा मिल जाएगा। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है, ये भी सिंपल है। बहुलक की परिभाषा, जैव बहुलक के 2 उदाहरण, ये भी सिंपल है। तो अब ये जो सिलेबस में सीधे सीधे मैंशनड है, ये आपके गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका आप बेसिक तो पढ़ोगे और ये सीधे सीधे बेसिक से सवाल है। भाई परिभाषा लिखनी है, 2 उदाहरण लिखने हैं बायोपॉलीमर्स के, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका, ये लिखनी है। साबुन अपमार्जक के बीच में 2 अंतर पढ़ने हैं, ये आप किसी भी किताब में NCERT में कहीं भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ तो मिल ही जाएगी। फिर ये थोड़ा मुश्किल सवाल था कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन, तो सबने कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो चैप्टर होगा NCERT में, ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे माइक्रोवेव, इनकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ एंड तरंग दैर्ध्य, इनकी सीमा क्या है, बारंबार ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो क्या है, तो ये सारी आपको उसमें मिल जाएगी NCERT में, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिजीजेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में भी कोरोना पे पूरा सवाल आया 10 नंबर का। और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ के क्या कारण है, ठीक है, और उसके बाद में आपको इनमें से पहचाननी कि कौन सी कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। अब ये भी ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने शायद गलती की थी या किसी और ने एक कॉपी में गलती की थी, कम्युनिकेबल लिख दिया, संचारी रोग, संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय, और गलती से जल्दबाजी में उसने संक्रमणीय वाली गैर संक्रमणीय में लिख दिया और उसमें यहाँ लिख दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जल्दबाजी में, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर एग्ज़ाम का अलग ही होता है, ठीक है। अब ये भी आपको सीधा सीधा प्रतिरक्षा एक सिलेबस में मेंशन्ड है, और ये भी NCERT में एग्जैक्ट दिया हुआ है। और मुझे याद है 2018 में जब मेंस लिखा था मैंने, जब पेपर देने जा रहा था उसके बीच में मैंने यही पढ़ा था, उपार्जित प्रतिरक्षा और उसके प्रकारों का संक्षिप्त विवरण। तो ये सीधा सीधा NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। अब नैनो मिशन, ये भी सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन था, अब वो हटा दिया शायद, अब खाली नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है।
2018 वाला जो सिलेबस था उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था भारत का नैनो मिशन इसके उद्देश्य, तो सीधा का सीधा 5 नंबर का सवाल आ गया था। तो डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं जो सिलेबस में। अब ये देखो, अगर आप सिलेबस का ढंग से देखें तो ये सीधा सिलेबस से उठ के आए, ये भी सिलेबस से सीधा है, कोई डीप में नहीं है, ये भी सिलेबस में बेसिक है, ये भी सिलेबस में बेसिक है, ये भी सिलेबस में बेसिक है। ये थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि अंदर से है, ठीक है। ये सिलेबस में आपको एकदम एग्जैक्टली मैंशन है, रोग, संचारी रोग, गैर जैसे एक बार सिलेबस देख ही लेते हैं आपको। ये देखिए, मानव रोग, संचारी, गैर संचारी, एंडेमिक, पेंडेमिक, ये सब इस पर जोड़ दिया। प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण, तो प्रतिरक्षीकरण से उपार्जित प्रतिरक्षा पूछा, ठीक है। तो सीधे सीधे हैं। रक्त समूह, रक्त, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका रक्त में, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सीधा सीधा 2 नंबर का सवाल था इस बार, डिफरेंस नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो सीधे सीधे सवाल हैं। ये देखिए, कार्बन, इसकी यौगिक और अनुप्रयोग और घरेलू अनु, सीधा सीधा सवाल है इस बार। परिरक्षक के 2 एग्जाम्पल लिखने थे, जिंक गैस के एग्जाम्पल लिखने थे, मधुरक के एग्जाम्पल लिखने थे, सीधा सीधा उठ के सवाल है, ठीक है। तो ये देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रमणीय बीमारी के कारण क्या, और आपको पहचानिए इसमें कौन सी संक्रमणीय कौन सी असंक्रमणीय। फिर उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसके प्रकार, ठीक है, उनका संक्षिप्त विवरण देना आपको। तो सीधा सीधा ये भी मैंने दिखा दिया, नैनो मिशन भी देखिए। फिर यही पीएच स्केल, ठीक है, ये भी मैंने कहा आपको पीएच स्केल क्या है, साइंटिस्ट का नाम, पीएच स्केल जिसने डेवलप की। तो सीधे सीधे आपको ये सवाल सारे मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा डीप में था, स्काई वेव स्पेस, ठीक है। और यहाँ से सीधी आपको फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखनी थी, जो कि बहुत मुश्किल होता है एग्जाम में इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज याद करना। तो ये सवाल तो खैर सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, तो सबको ही ठीक ठाक ही नंबर मिले होंगे। हालांकि इनमें इसमें भी इन्होंने 4.5 नंबर ले लिए, जो कि अच्छे हैं। देखिए, खाद्य परिरक्षण सीधा सीधा लिखा हुआ है, कौन कौन सी, इस बार भी खाद्य परिरक्षक के उदाहरण। अब देखिए, ये 10 नंबर में आया था इस बार, तो इस बार सिर्फ 1 नंबर का ये पूछ रहा है, खाद्य परिरक्षक के एग्जाम्पल लिखिए। तो हो सकता है आप जैसे 10 नंबर का है तो 10 नंबर में ये रिपीट नहीं हो, लेकिन 2 नंबर में वापस करके या 1 नंबर का ऐसे करके पूछ सकते हैं, जैसे वापस देखेंगे अभी 21 वाली कॉपी। फिर राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत योजना। अब ये देखिए, सीधा का सीधा कुछ नहीं किया, नाम ही लिखे, मेंशन किए, 8 नंबर। जितनी योजनाएं लिखोगे उतने नंबर। अब ये सवाल, ये स्पष्ट जो सिलेबस में मेंशन है, ये आपको अच्छे से लिखनी है। अब मेरी कॉपी देखते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको, नाभिक विखंडन और संलयन में डिफरेंस, 2 नंबर, सीधा सीधा सवाल, ठीक है। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड की भूमिका है। ये पादप जो वृद्धि हार्मोन्स है, उनका एग्जाम्पल है, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। ये रहे पादप वृद्धि नियंत्रक, ठीक है। फिर उसके बाद वो OTT, सीधा व्हाट इज एन, सीधा सिर्फ डेफिनेशन। फिर RFID, सीधा 2 उपयोग। फिर ध्रुवीय यानी PSLV और GSLV में डिफरेंस, ठीक है। ये जब भी आप स्पेस पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा आपको आएगा ही PSLV और GSLV में डिफरेंस। जो कोई भी कोचिंग नोट्स उठाओगे या कोई भी, तो आपको मिल जाएगा सीधा सीधा। फिर देखिए, मैं औषधि पौधा दिखाया था कि उनके गिलोय के 5 लाभ लिखने थे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन्ड है। देखिए, ये तो महत्वपूर्ण औषधि पौधे, और ये देखिए, ये जब विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है। ये मिसाइलें, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह और उनकी कक्षाएं, विभिन्न प्रक्षेपण यान। तो ये विभिन्न प्रक्षेपण यान में से सवाल सीधा सीधा उठा गया, ठीक है। GSLV और PSLV में डिफरेंस। फिर उसके बाद में ये मैंने जो बताया था MSS, ये थोड़ा सा डीप में आ गया था, और इनकी लेबोरेटरीज़। तो फिर मैंने अभी सर्च करके देखा तो उसमें MSS और 5 लेबोरेटरीज़ हैं, DRDO की हैं, उसका 0.25 नंबर दिया है, ठीक है। जैसे ये क्या है, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने बताया था सीधा सीधा, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिक, ये सीधे सीधे आपको NCERT में जहाँ भी कार्बन का चैप्टर होगा सीधा सीधा मिल जाएगा कि 2 गुण होते हैं, एक तो श्रृंखलन, जिसको कैटिनेशन बोलते हैं, और एक इसकी चतुर संयोजकता, ठीक है। सीधा सीधा आप लिखेंगे 2 नंबर। ये देखिए,
अब देखिए ये मैंने कारण प्रमाण घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, अब इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे ऐसे करके लिखना चाहिए था, घरेलू और औद्योगिक। जैसे मैं आपको एक और कॉपी दिखाता हूँ, कॉपी तो नहीं, एक ये इसी सवाल पे किसी को 9 नंबर मिले, वह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कार्बन का संकलन और चतुर्संयोजकता 2 नंबर, फिर ये इन्होंने घरेलू उपयोग अलग लिखे हैं, औद्योगिक उपयोग अलग लिखे हैं 4 नंबर, फिर कृत्रिम मधुरक के एग्जाम्पल, खाद्य संरक्षक के एग्जाम्पल, जिंक के अयस्क 3 नंबर, 2 और 3 और 4 7 और 2 9 नंबर, 10 में से 9 में से 10 नंबर, मुझे लगता है ये हाईएस्ट है। तो आपको कोशिश करिए अगर ऐसे सवाल पूछे तो सीधा सीधा, और ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में ऐसे ही मैंशन होंगे, वहीं से सवाल उठ के बनता है। तो यहाँ भी 3 नंबर मुझे भी मिल गए, एग्जाम्पल लिखे हैं। फिर मानव आँख की कार्यप्रणाली, ठीक है, ये मैंशनड है, मैंने आपको बताया था, और एक दोष और उसका सुधार, ठीक है। फिर रियल टाइम पीसीआर कोविड-19, ठीक है, तो इसको करंट से लिंक कर दिया रोग को, ठीक है। तो कोरोना को 10 नंबर में पूछ लिया। पिछली बार 5 नंबर में पूछा था कि संक्रमणीय रोग के कारण क्या, और 5 बीमारियाँ दे रखी थी, उसमें संक्रमणीय कौन कौन सी और असंक्रमणीय कौन कौन सी, वो छांटनी थी। इस बार इसलिए पूछ लिया 10 नंबर का कोरोना। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी में एक चैप्टर मिल जाएगा भारतीय योग्यों का योगदान, उसमें से सीधा सीधा देखिए इन्होंने उठा के 5 वैज्ञानिकों के पूछ लिए। हालांकि मैं इसको रिवाइज नहीं करके गया था, इसलिए मैं अच्छे से नहीं लिख पाया, लेकिन आप सीधा सीधा एनसीईआरटी से सीधे आप देखिए, अब सिलेबस कहीं इतना डीप में सवाल नहीं है। देखिए ये सिलेबस सीधा सीधा मेंशन था, नाभिक के विखंडन संलयन, ये पादप कृति व पादप वृद्धि हॉर्मोन्स, जो पादप वृद्धि ये नियंत्रक होते हैं उसमें, ओटीटी प्लेटफॉर्म सीधा है, आरएफआईडी सीधा है, ध्रुवीय प्रक्षेपण ये भी आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। किसी भी नोट्स में आप उठाओगे प्रक्षेपण यान खोलोगे तो उसमें पहले ही तो ये आएगा पीएसएलवी जीएसएलवी में डिफरेंस, गिलोय के 5 लाभ, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी सीधा सीधा मेंशनड है, 5G नेटवर्क ये भी मेंशनड है, ये मान सकते हैं, मैं थोड़ा सा अलग से सवाल आया, ये सीधा सीधा मेंशनड है, ये भी सीधा का सीधा मेंशनड है, ये थोड़ा मान सकते हैं अलग से है, और ये सीधा का सीधा, यानी 70 में से 55 नंबर डायरेक्ट सिलेबस में, इतना सा भी नहीं, सीधा सीधा पूछा है। ओटीटी लिखा हुआ तो ओटीटी क्या है, नाभिक के विखंडन नाभिक के संलयन में डिफरेंस क्या है, 55 नंबर तो डायरेक्ट सीधे। अब हालांकि अब आप कहोगे फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं एग्जामिनर के पास, वो हो सकता है हमारे से अलग हो, और उतना हम उस समय एग्जाम में इतना प्रेशर होता है और इतना याद करना है कि एग्जैक्ट हमने जैसा याद किया था वो रिवीजन से आएगा। आपका जितना रिवीजन अच्छा होगा उतना आप अच्छे से लिख पाओगे, लेकिन कम से कम आप बेसिक तो लिख ही पाओगे। 55 में 70 तो सीधा है, 15 नंबर का इधर उधर है, ठीक है। तो ये मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अन्य दोस्त जो भी RS मेंस दे रहे हैं या जिनको आगे देनी है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में आप लिखिए कि आप अगला वीडियो आपको कौन से उस पर चाहिए, ठीक है। थैंक यू।